कि अगर कोई ये कहता है कि ये सेकुलर कंट्री है तो वो गलतफहमी में है। मैं नहीं हूँ। ये मुल्क सेकुलर कंट्री नहीं रहा, ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा। जो ममालिक पूरी तरीके से इसराइल के साथ हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, यहाँ हर शहर में लोग निकले हुए हैं सड़कों पर और वो ये कह रहे हैं कि जुल्म को बंद करो। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये चंद दिन की वार के बाद सब सुधर जाएगा, मेरी नज़र में दुनिया में आतंकवाद और बढ़ेगा। कि तुम झूठे ये कहते हो कि हम दुनिया के बहुत बड़ी पावर है। जितना इसराइल का प्राइम मिनिस्टर मुजरिम है, उससे बड़ा मुजरिम अमेरिका का सदर है। जंग तो वो जीत जाएंगे और जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत में फिलिस्तीन जीत गया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और तमाम लोगों को जो भी वहां पर पहुंच रहे थे उनको पुलिस के ज़रिए डिटेन किया गया। दिल्ली में इस तरह के 2-3 प्रोटेस्ट देखने में आए हैं जिसमें लोगों ने कोशिश की प्रोटेस्ट करने की। हालांकि वो कोशिशें ज़्यादातर छात्र संगठनों के ज़रिए या लेफ़्ट के ज़रिए की गई थी, लेकिन आज की जो कॉल है वो किसी पर्टिकुलर किसी जमात के ज़रिए या किसी के ज़रिए नहीं, बल्कि आम लोगों के ज़रिए ये कॉल की गई थी। और यही वजह थी कि जुम्मे की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पहुँचने का प्लान बनाया था। लेकिन एक जो जमहूरी हक़ है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, उसको भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार में छीना जा रहा है। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली और यूपी में नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, ऐसा है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये इजहार हमदर्दी है उन मासूमों के लिए जिनको खुले आसमान के अंदर बमों से मारा जा रहा है, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको पानी और खाना और बिजली सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया गया है। पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों की चीखें निकल गई कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अफसोस और दर अफसोस दिल्ली पुलिस की जहनियत कि वो किसी जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाज़त भी न दे कि हम मजलूम के लिए आह कर सकें। ये प्रोटेस्ट किसके ख़िलाफ़ था? ये आज का प्रोटेस्ट जो था, मुझे भी जाना था, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप लोगों से पता लगा कि वहाँ सब ख़त्म कर दिया उन्होंने, करने ही नहीं दिया। मैं तो रास्ते ही में था। लेकिन मैं हैरत में हूँ, कैसे कहूँ कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे मैं कहूँ कि यहाँ की पुलिस कम्युनल नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर को तारीख़ का पता नहीं है, वो इतनी इल्मी हैसियत उनकी है नहीं। उन्होंने पहला बयान जो दिया, कहा कि ये फ़िलिस्तीन के लोग जो हैं ये आतंकवादी हैं। उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इस आदमी को हिंदुस्तान की तारीख़ नहीं मालूम। हिंदुस्तान ने पहला मुल्क है जिसने इसराइल के वजूद का इनकार किया था। गांधी दुनिया का पहला मुल्क है, सन 36 में ये बात कह दी थी कि फ़िलिस्तीन अरबों का है, जैसे फ्रांसीसियों का फ्रांस है। यही पॉलिसी नेहरू ने अपनाई, यही पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी तक रही। लेकिन मोदी साहब का जो बयान था, उसकी एक वजह ये थी कि उन्हें हिस्ट्री मालूम नहीं है, हर वक्त वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया ये सोचकर कि कांग्रेस और हिंदुस्तान की जितनी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं वो शुरू से फ़िलिस्तीन के साथ रही हैं, और ऑब्वियसली जब उनके साथ जुल्म ज़तम हो रहा है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। ये सोचकर उन्होंने एक सिग्नल अपने भक्तों को दिया कि साहब ये आतंकवादी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो फॉरेन अफेयर्स के जो लोग देखने वाले जानकार हैं, उनको एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से मुखालफत करके और इसराइल की हिमायत करके
इस मुल्क को कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा फॉरेन अफेयर्स को था। इसीलिए उन्होंने फ़ौरन ही अपने प्राइम मिनिस्टर के बयान को उल्टा करके ये कहा कि हमारे इनसे हमेशा से ताल्लुकात हैं, और उस डैमेज को और रोकने के लिए यहाँ से इमदादी सामान भी भेजा, इसी ख्याल से कि कहीं हमारा ताल्लुक़ उनसे ख़त्म ना हो जाए। अब आप सोचिए क्या हिंदुस्तान की इस परिस्थिति में जो पिछले 25 साल में 30 साल में हमने देखी है, इसमें मिडिल ईस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। लाखों लाख लोगों ने बाहर जाके नौकरियां की, मज़दूर से लेकर जनरल मैनेजर और डायरेक्टर और सभी कुछ बने। वो रकम यहाँ आई। जो लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके यूरोप। अदीब साहब, एक ग्रुप है जो उतावला हो रहा है, वो ये कह रहा है हम जा कर के वहाँ लड़ना चाहते हैं। यति नरसिंगन का बयान आया कि इसराइल के साथ हम लड़ना चाहते हैं, और उनको परमिशन दी जा रही है। कई वीडियो इस तरह के सामने आए कि वो पहुँचे हैं फ़िलिस्तीन की एम्बेसी पर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा बाइट दे रहे हैं वहाँ जा कर के। उन पर कोई कंट्रोल नहीं, उन पर कोई अंकुश नहीं। सरकार का मौक़िफ़ है कि हम फ़िलिस्तीन, आज़ाद फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं, हम चाहते हैं आज़ाद हो, लेकिन उसके बावजूद आवाज़ उठाने नहीं दी। वो तो मैंने आप सभी अर्ज़ किया कि दिल्ली की पुलिस बीमार पुलिस है, और जब कोई पुलिस बेईमान के साथ साथ मुतासिब हो जाए तो उसका अंजाम यही होता है। ये मुतासिब पुलिस है। आप बयान कर रहे हैं कि आज से चंद दिन पहले हमारा अलीगढ़ का एक प्रदर्शन था, यही इसी जंतर मंतर पर। वहाँ 10-15 लोग इसराइल का झंडा लेके आ गए और फौल बकने लगे, लेकिन हम लोग खामोश रहे, इसलिए कि हमें मालूम था कि ये मामा के लोग हैं, मामा इनके साथ हैं, हम कुछ बोलेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। यहाँ तक परमिशन उनको दी गई कि हमारे एक दूसरे प्रोग्राम में वो आके डिस्टर्ब करें। इसके वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी मैंने एक बयान दिया है अपने साथी को कि अगर कोई ये कहता है कि ये सेकुलर कंट्री है तो वो गलत फहमी में है। मैं नहीं हूँ। ये मुल्क सेकुलर कंट्री नहीं रहा, ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा। यहाँ पर आज भी आप देख लें क्या हो रहा है। आचार संहिता लग गई है। राजस्थान में आज भी ईडी के रेड हो रही हैं। आज भी ऑफिस वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो आज पार्टियों में लगे हैं, 20-25 दिन रह गए, वहाँ ये काम हो रहा है। फिर आप इसको कहते हैं कि साहब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूँ। यहाँ कभी कभी गलतफहमी में ये भी कहा जाता है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। कभी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रही है? यहाँ तो बादशाहत रही है, एक बादशाह दूसरे बादशाह से लड़ता रहा है। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो गांधी ने दिया था, और कांग्रेस की 1923 की वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया था कि इस मुल्क में हम डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री बनाएंगे और हर इंसान को इसका हक देंगे कि वो वोट भी दे। वो चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। उसी का नतीजा मोदी साहब आज प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन वो डेमोक्रेसी और वो सेकुलर पॉलिसी जो गांधी और नेहरू और आज़ाद और इनके ज़माने में बनी थी 1923 में, उसका अंजाम आते आते आपने पिछले पार्लियामेंट में दानिश अली के लिए देख लिया कि वहाँ गालियाँ दी गईं पूरी कौम को। आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जब ये शक्ल पैदा हो जाए तो आप इस मुल्क को कैसे गर्व से कहेंगे कि तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मोदी की कथनी और करनी में फ़र्क है। कहा जा रहा हम साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त नहीं दी जाती। तो ऐसे में अरब कंट्रीज़ से जो दोस्ती का दम भरा जाता है, आपने देखा अभी G20 में जिस तरह से एक दिन एक्स्ट्रा रुके बिन सलमान, और उसके बाद पूरे दिन मुलाकातें रहीं, उनका मूवमेंट रहा सर, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की बात करें, हैदराबाद हाउस की बात करें, तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? उनको ये ख्याल नहीं रहा कि जब फ़िलिस्तीन के ऊपर मजालिम होंगे तो बादशाह कुछ भी करे, अवाम नहीं एक्सेप्ट करेगी। नतीजा ये हुआ कि पहला बयान उनका ये आया किंग सलमान का कि हमारा कोई रिश्ता इसराइल से नहीं है। तो ये जो हंगामा हुआ था G20 का, ये तो खटाई में पड़ गया।
प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ख्याल में था कि अब तो सऊदी अरेबिया हमारे जेब में है और सऊदी अरेबिया अमेरिका का ग़ुलाम है, तो हम तो कुछ भी करें कर लेंगे। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उस हालात में मैं ये कहता हूँ कि जंग के एतबार से उनके पास असलहा है, उनके पास उनके नाजायज़ वालिद अमेरिका मौजूद हैं अपना असलहा लेके। जंग तो वो जीत जाएंगे और जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत में फ़िलिस्तीन जीत गया है। अब फ़िलिस्तीन का अलग मुल्क बनना किसी में दम नहीं है। नुकसानात कहाँ होने जा रहे हैं? मिस्र में वहाँ की आवाम अपने हक्काम से पूछेगी, जॉर्डन के हक्काम को सामना करना पड़ेगा अपनी आवाम से। सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक जो हैं ये कब तक अपनी आवाम की मुखालफत करेंगे? क्योंकि दुनिया लरस गई जिस तरीक़े का ये हुआ है। लोग कहते हैं कि साहब जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ और यहूदी मारे गए, इसमें कुछ मारे गए और कुछ इसराइल का प्रोपेगेंडा इसमें बड़ा शामिल है। मिसाल के तौर पे कोई 150 या 200 आदमी पहले दिन मारे गए। इसराइल कह रहा है कि यार दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इतना सितम हुआ है। और मीडिया CNN भी और BBC भी और ये सारे चैनल यही दिखा रहे हैं। हकीकत में तो उनके जो बहुत लोग मारे गए वो तो फौजी मारे गए थे, सिपाही मारे गए थे, उससे फौजी ही मरता है। सिविलियन तो उनके 150 के लगभग रहे होंगे। लेकिन इस कदर कोहराम मचा और हालत ये हो गई है कि अब UN में आदमी इसराइल का एम्बेसडर कहता है अपने सेक्रेटरी जनरल से कि आप रिज़ाइन कर दें। तो अब यूनियन की भी क्या हैसियत रह गई है? आज जहाँ भी आवाम है, मैं देखता हूँ कि जो ममालिक पूरी तरीके से इसराइल के साथ हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, यहाँ हर शहर में लोग निकले हुए हैं सड़कों पर और वो ये कह रहे हैं कि जुल्म को बंद करो। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दें इस बात को। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होते तो यहाँ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री होते तो यहाँ की जितनी एजेंसीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होती। यहाँ एक सवाल, जो अरब कंट्रीज़ के रहनुमा हैं, जितने भी वहाँ पर हुक्मरान हैं, उनको लेकर खड़ा हो रहा है। ख़ासतौर से भारत की बात करें या पाकिस्तान की मीडिया का, और आप देखते हैं तो सवाल ये हो रहा, सिवाय धमकी देने के गीदड़ भभकी दी जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखिए, हकीकत तो ये है कि अमेरिका ने क्यों किया, 24 घंटे के अंदर अपने 2 बेड़ा जहाज़ जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ हैं वो लाके क्यों खड़े किए? वजह ये थी कि उनको डर था कि कम से कम ईरान बोलेगा। ईरान को रोकने के लिए और टर्की को रोकने के लिए उन्होंने ला के ये खड़ा किया कि कोई दुनिया का कोई शख्स भी वर्ल्ड वार नहीं चाहता, बहुत नुकसान होगा, जानों का भी, मालों का भी और दुनिया को भी। इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्शन में ले जाकर जहाज़ खड़े कर दिए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये चंद दिन की वार के बाद सब सुधर जाएगा, मेरी नज़र में दुनिया में आतंकवाद और बढ़ेगा। और अमेरिका भी ये कह चुका है और इसराइल भी कह चुका है कि आप लोग होशियार रहिए। अरे किसी बिल्ली को आप कमरे में बंद करके मारने लगें, एक बार तो वो आप पे खरोचा मार ही देगी, और जब खरोचा मार दे तो आप कहें कि देखिए साहब बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। ये शक्ल इसराइल ने बनाई है। वो सारा मुआहदा जो UN में तय हुआ, जो यासिर अरफात के साथ तय हुआ, उस सारे इलाके पर आपने नई बस्तियां बना दी। बैतुल मुक़द्दस में और यरूशलेम में यहाँ आप हर जुमे को लोगों को मारते रहे और आज इतना परेशान किया कि जाहिर है कि उन्होंने पंजा मारा, उससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये एक्सपोज भी कर दिया
कि तुम झूठे ये कहते हो कि हम दुनिया के बहुत बड़ी पावर हैं। आज इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वहीं का एक अखबार जो सबसे बड़ा अखबार है वहाँ का, वो लिख रहा है और वो बुरा भला कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितना इसराइल का प्राइम मिनिस्टर मुजरिम है, उससे बड़ा मुजरिम अमेरिका का सदर है।